दोस्तों शेक्सपियर ने एक बहुत ही मशहूर कहानी लिखी थी जिसका नाम था द टेम्पेस्ट। इस कहानी पर बहुत सी फिल्में बनाई गई थी। ये फिल्म भी इसी कहानी पर मबनी है। इस फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि फ़िल्म के स्टार्ट में एक बहरी जहाज़ दिखाया जाता है। इस जहाज़ में कहानी के कुछ अहम किरदार एलोन्सो, उसका बेटा फर्डिनेंड, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गोंजालो, स्टेफनो और ट्रिंकिलो सवार होते हैं, जो कि एलोन्सो की बेटी क्लैरिबल की अफ्रीका में ट्यूनिस के शहजादे से शादी के बाद इटली जा रहे होते हैं। एक खौफनाक तूफान उस जहाज़ से टकरा जाता है। आसमानी बिजली जहाज़ पर गिरती है, जहाज़ के मैस्ट पर आग लग जाती है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदने के लिए तैयारी करने लगता है। अगला मंजर शुरू होता है। मिरांडा और प्रॉस्पेरो अपने जजीरे के साहिल पर खड़े होते हैं और जहाज़ के तबाह होने पर समंदर की तरफ देख रहे होते हैं। मिरांडा अपनी माँ से कहती है कि वो जहाज़ में बेचारे लोगों की मदद के लिए जो कुछ भी कर सकती है प्लीज़ करे। प्रॉस्पेरो उसे यकीन दिलाती है कि सब कुछ ठीक है और फिर उसे बताती है कि अब वो वक्त आ गया है कि वो अपने बारे में और अपने माजी के बारे में मज़ीद कुछ जाने। उसने उसे बताया कि जहाज़ के तबाह होने का मंसूबा दरअसल उसी ने बनाया था और उसकी वजह पूछने पर उसे अपने माजी की एक लंबी कहानी सुनाती है। एक ऐसी कहानी जो उसने उसे पहले भी सुनाना शुरू की थी लेकिन कभी ख़त्म नहीं हुई। कहानी ये है कि 12 साल पहले प्रॉस्पेरो मिलान की मलिका थी। फिर उसके मकार भाई एंटोनियो ने नेपल्स के बादशाह अलोन्सो के साथ मिलकर उसके ओहदे पर कब्जा कर लिया। प्रॉस्पेरो और उसकी 3 साल की बेटी को अगवा करके समंदर में एक छोटी सी कश्ती पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी जिंदा बच गए क्योंकि गोंजालो उनके लिए कुछ ज़रूरत का सामान और प्रॉस्पेरो की किताबें ले आया था, जो कि उसके जादू और ताकत का सरचश्मा थी। प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी इस जजीरे पर पहुंचे जहां वो अब रहते हैं और पिछले 12 साल से रह रहे हैं। प्रॉस्पेरो का कहना है कि किस्मत ने आखिरकार उसके दुश्मनों को उसके रास्ते पर भेज दिया है, इसलिए उसने तूफान उठा दिया है ताकि उनके साथ अगले पिछले हिसाब बराबर कर सके। ये कहानी सुनाने के बाद प्रॉस्पेरो मिरांडा को अपने जादू से सुला देती है और अपने गुलाम जिन एरियल को बुलाती है, जो उसका हर हुक्म मानता है। एरियल उसको बताता है कि वो किस तरह जहाज़ पर तूफान लाया और मैस्ट को आग लगा दी, लेकिन उसके बाद उसने उस बात को भी यकीनी बनाया कि हर कोई महफूज तरीके से अलग अलग ग्रुपों में जजीरे पर पहुंच जाए। एरियल, जो प्रॉस्पेरो का गुलाम जिन है, अपने मालिक को याद दिलाता है कि उसने 1 साल पहले एरियल से वादा किया था कि अगर वो बगैर शिकायत के इसी तरह काम करता रहेगा तो उसे आज़ादी मिल जाएगी। एरियल की बार बार जिद करने पर प्रॉस्पेरो उसको डांटती है और उसे उस खौफनाक अंजाम की याद दिलाती है जिससे उसने उसे बचाया था। आइलैंड पर आने से पहले सिक्रेक्स नामी एक चुड़ैल ने एरियल को एक दरख्त में कैद किया हुआ था। सिक्रेक्स तो मर गई, लेकिन साथ ही एरियल को उस वक्त तक फंसा गई जब तक कि प्रॉस्पेरो ने उसे आज़ाद नहीं किया। एरियल ने प्रॉस्पेरो से माफ़ी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि अब वो ज़िद नहीं करेगा, वो अपनी जगह जान गया है। और फिर प्रॉस्पेरो एरियल को हुक्म देती है कि वो समंदर में समंदरी अप्सरा की शक्ल इख्तियार करे और ख़ुद को प्रॉस्पेरो के अलावा सबसे छुपा के रखे। मिरांडा अपनी नींद से बेदार होती है और वो और प्रॉस्पेरो के नौकर सिक्रेस के बेटे कालीबान से मिलने जाते हैं। कालीबान प्रॉस्पेरो के इस आइलैंड पर आने से पहले अकेला यहाँ पर राज करता था, लेकिन बाद में प्रॉस्पेरो ने उसको भी गुलाम बना लिया। वो प्रॉस्पेरो को बुरा भला कहता है। प्रॉस्पेरो और मिरांडा ने जो कुछ उसे दिया है और सिखाया है, उसकी नाशुक्री करने पर प्रॉस्पेरो कालीबान को डांटती है और उसे लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती है। इसी आइलैंड की दूसरी तरफ एरियल म्यूज़िक बजाते हुए दाखिल होता है और फर्डिनेंड इस म्यूज़िक का पीछा करते हुए मिरांडा तक जा पहुँचता है। दोनों देखते ही देखते एक दूसरे में खो जाते हैं। कालीबान और उसकी माँ के अलावा वो वाहिद आदमी है जो मिरांडा ने कभी देखा है। प्रॉस्पेरो ये देखकर खुश होती है कि उसकी बेटी की मुस्तकबिल की शादी के लिए उसका मंसूबा काम कर रहा है, लेकिन फैसला करती है कि उनके रिश्ते को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसे व्यक्ति तौर पर कुछ करना चाहिए। उसने फर्डिनेंड पर नेपल्स के शहजादे होने का महज दिखावा करने का इल्ज़ाम लगाया और उसे कैद की धमकी दी। जब फर्डिनेंड अपनी तलवार खींचता है तो प्रॉस्पेरो उस पर जादू तारी कर देती है और मिरांडा के रहम की पुकार को नज़रअंदाज करते हुए उसे जेल में ले जाती है। उसके बाद वो एरियल को एक और पुरस्कार मिशन पर भेजती है। आइलैंड के एक और हिस्से पर एलोन्सो, सेबेस्टियन, एंटोनियो और गोंजालो अपनी जान बचाने पर शुक्र अदा करते हैं, लेकिन फर्डिनेंड के बारे में फ़िक्रमंद भी होते हैं। एलोन्सो कहता है कि काश उसने अपनी बेटी की शादी ट्यूनिस के शहजादे से ना की होती, क्योंकि अगर वो इस सफ़र पर ना जाते तो उसका बेटा जिंदा होता। गोंजालो जजीरे की खूबसूरती पर गुफ्तगू करते हुए माहौल को खुशगवार करने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोनियो और सेबेस्टियन तंज़िया बातों से उसे मुसलसल काटते रहते हैं।
एरियल ज़ाहिर होता है और पोशीदा होता है और ऐसी म्यूज़िक बजाता है कि सेबेस्टियन और एंटोनियो के अलावा सबको नींद आ जाती है। इसके बाद ये दोनों अपने सोए हुए साथियों को मारने के मुमकिन फ़वाइद पर बहस करने लगते हैं। एंटोनियो ने सेबेस्टियन को कायल किया है कि अगर वो अपने बड़े भाई एलोंसो को मार डाले तो वो नेपल्स का हुक्मरान बन जाएगा। क्लैरिबल जो अगले वारिस होगा, अगर फर्डिनेंड वाकई मर गया था, अपने हक़ का दावा करने के काबिल होने से बहुत दूर है। सेबेस्टियन को यकीन होने लगता है और वो दोनों सोए हुए मर्दों पर तलवारें घोंपने ही वाले होते हैं कि एरियल गोंजालो को एक चीख के साथ जगा देता है। दोनों जाग जाते हैं। जल्दी में एंटोनियो और सेबेस्टियन झूठ बोलते हैं कि उन्होंने जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनकर तलवारें निकाली थी। एरियल प्रोस्पेरो के पास वापस चला जाता है, जबकि एलोंसो और उसकी पार्टी फर्डिनेंड की तलाश पर निकल पड़ते हैं। कालिबान इसी दौरान प्रोस्पेरो के लिए लकड़ियाँ ले रहा होता है जब वो ट्रिंकिलो को देखता है और सोचता है कि वो प्रोस्पेरो की तरफ से अजियत देने के लिए भेजी गई एक और रूह है। वो लेट जाता है और अपनी चादर के नीचे छुप जाता है। एक तूफ़ान चल रहा होता है और ट्रिंकिलो, जो कालिबान की शक्ल और बदबू से हैरान और परेशान है, लेकिन तूफ़ान के खौफ से उसके चादर के नीचे रेंगता है। स्टेफनो नशे में धुत और गाते हुए वहाँ आ जाता है और चादर के नीचे लिपटे कालिबान और ट्रिंकिलो के अजीबोगरीब तमाशे को देखता है। कालिबान गाना सुनकर पुकारता है कि जब तक रूहें उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगी, वो तेज़ी से काम कैसे करेगा। स्टेफनो फैसला करता है कि इस देओनुमा शख्स को शराब की अशद ज़रूरत है। वो कालिबान को पिलाने की कोशिश करता है। कालिबान को शराब बेहद पसंद आती है। ट्रिंकिलो अपने दोस्त स्टेफनो को पहचान लेता है और जल्द ही तीनों एक साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं। कालिबान तेज़ी से एक पुरजोश शराबी बन जाता है और गाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ प्रोस्पेरो ने फर्डिनेंड को लकड़ियाँ उठाने के काम पर लगा दिया होता है। फर्डिनेंड को ये मेहनत अच्छी लगती है क्योंकि ये मिरांडा की खातिर होती है। मिरांडा ये सोचकर कि उसकी माँ सो रही है, फर्डिनेंड को कुछ देर के लिए सांस लेने को कहती है। दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। मिरांडा शादी की पेशकश करती है और फर्डिनेंड उसे कबूल कर लेता है। प्रोस्पेरो ये सब कुछ देख रही होती है और उस बात पर खुश भी है। स्टेफनो, ट्रिंकिलो और कालिबान नशे में धुत होते हैं और उन्हें एरियल ने और भी बदतमीज़ बना दिया होता है, जो उनके पास पोशीदा तौर पर आता है और उनकी आवाज़ों की नकल और ताने देकर उन्हें एक दूसरे से लड़ने पर उकसाता है। कालिबान अपने फ़ख्र में ज़्यादा से ज़्यादा पुरजोश होता जाता है क्योंकि वो जानता है कि प्रोस्पेरो को कैसे मारना है। यहाँ तक कि वो स्टेफनो से कहता है कि वो उसे वहाँ ले जा सकता है जहाँ प्रोस्पेरो सो रही है। उसने स्टेफनो को तजवीज़ पेश की कि वो प्रोस्पेरो को मार डाले, उसकी बेटी को ले जाए और ख़ुद आइलैंड का बादशाह बन जाए। स्टेफनो के ख्याल में ये एक अच्छा मंसूबा होता है और तीनों प्रोस्पेरो को तलाश करने निकल पड़ते हैं। ताहम वो म्यूज़िक की आवाज़ में इतने खो जाते हैं जो एरियल बजा रहा होता है और वो प्रोस्पेरो को छोड़कर इस मौसीकी के पीछे चल पड़ते हैं। एंटोनियो और सेबेस्टियन खुफिया तौर पर एलोंसो और गोंजालो की थकन का फ़ायदा उठाने की साजिश करते हैं और शाम को उन्हें कत्ल करने का फैसला करते हैं। प्रोस्पेरो छुपकर अपने जादू से वहाँ एक मेज़ पर ज़बरदस्त दावत का बंदोबस्त करता है। जैसे ही सब खाने की तरफ बढ़ते हैं, एरियल वहाँ ज़ाहिर होता है और दावत को गायब कर देता है। इसके बाद वो उन पर प्रोस्पेरो की जगह लेने का इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि एलोंसो के बेटे फर्डिनेंड को इसी गुनाह के लिए उनसे छीन लिया गया है। वो एलोंसो को परेशान और मुजरिम महसूस कराते हुए गायब हो जाता है। प्रोस्पेरो अब फर्डिनेंड की तरफ नरमी इख्तियार करती है और मिरांडा के जल्द होने वाले शौहर के तौर पर उसे अपने ख़ानदान में खुश आमदीद कहती है। ताहम वो फर्डिनेंड को सख्ती से कहती है कि शादी होने तक वो मिरांडा से दूरी बनाए रखे। फिर प्रोस्पेरो को अचानक याद आता है कि उसे अब अपनी ज़िंदगी के खिलाफ साजिश को रोकना होगा। वो एरियल से ट्रिंकिलो, स्टेफनो और कालिबान के बारे में पूछती है। एरियल अपने मालिक को 3 आदमियों के शराबी मंसूबे के बारे में बताता है। वो दोनों प्रोस्पेरो के सेल में खूबसूरत लिबास लटकाकर एक जाल बिछा देते हैं ताकि उनको भी तंग किया जाए। ट्रिंकिलो, स्टेफनो और कालिबान एरियल के सेल में दाखिल होते हैं और खूबसूरत लिबास देखकर उन्हें चोरी करने का फैसला करते हैं। लेकिन ऐन इसी वक्त एरियल उनके पीछे कुत्तों वाली रूहें लगा देता है।
प्रॉस्पेरो एरियल के ज़रिए एलोंसो, एंटोनियो और सेबेस्टियन तक पहुंचती है और उनको बताती है कि ये सब उनके गुनाहों की सज़ा है। वो चाहे तो सबको जान से मार सकती है, लेकिन वो उन्हें माफ़ कर देती है। एलोंसो उसे तूफ़ान में फर्डिनेंड के खोने के बारे में बताता है, लेकिन वो और उसके साथी फर्डिनेंड को ज़िंदा देखकर हैरान रह जाते हैं और मिरांडा लोगों को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसने उससे पहले इतने लोगों को कभी नहीं देखा था। फर्डिनेंड अपने बाप को अपनी शादी के बारे में बताता है। प्रॉस्पेरो की आवाज़ पर एरियल कालिबान, ट्रिंकिलो और स्टेफनो को बदरूहों से रिहा कर देता है, जो फिर अपने चोरीशुदा लिबास पहनकर दाखिल होते हैं। प्रॉस्पेरो और एलोंसो उन्हें हुक्म देते हैं कि वो उसे वापस करें और प्रॉस्पेरो के सेल को साफ करें। प्रॉस्पेरो, एलोंसो और बाकी सबको रात क़याम करने की दावत देती है, ताकि वो उन्हें गुज़श्ता 12 बरसों में अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना सकें और सुबह सब इटली के लिए रवाना हो सकें। आखिर में प्रॉस्पेरो एरियल को आज़ाद कर देती है और यूं अपनी प्लानिंग से अपनी खोई हुई जगह वापस पा लेती है।